नमस्कार, न्यूज आवर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी। 4 बज गए हैं और वक्त हो गया है 4 बड़ी खबर का। तो आज की पहली बड़ी खबर में बात होगी संसद की, जहां आज शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन प्रियंका गांधी वाड्रा ने सांसद की शपथ ली। वहीं दूसरी बड़ी खबर में बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां आज नए मुख्यमंत्री का ऐलान हो सकता है। वहीं तीसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा किया गया है। वहीं चौथी और आखिरी बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है, जहां भोपाल में दुनिया के सबसे बड़े आलमी तबलीगी इज्तिमा के आयोजन की सभी तैयारियां हो चुकी हैं। कैसी चल रही हैं तैयारियां, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबर। संसद के शीतकालीन सत्र का गुरुवार को तीसरा दिन था। प्रियंका गांधी पहली बार संसद पहुंची। उन्होंने लोकसभा में सांसद पद की शपथ ली। इस दौरान हाथ में संविधान की कॉपी लिए दिखाई दी। प्रियंका के साथ उनकी मां सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी संसद पहुंचे। बता दें कि प्रियंका वायनाड सीट से उपचुनाव जीती हैं। प्रियंका के साथ नांदेड़ से उपचुनाव जीतने वाले रविंद्र चव्हाण ने भी शपथ ली। लोकसभा में कार्यवाही शुरू होते ही अडानी मुद्दे पर हंगामा होने लगा। विपक्ष के नेताओं ने नारे लगाए कि देश को लूटना बंद करो। वहीं राज्यसभा में भी अडानी मुद्दा उठा। हंगामा होता देख सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि संसदीय विवाद लोकतंत्र को कमजोर करता है। इसके बाद दोनों सदन पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिए गए। उधर लोकसभा में वक्त संशोधन विधेयक पर ज्वाइंट पैनल का कार्यकाल बजट सत्र 2025 अंतिम दिन तक के लिए बढ़ा दिया गया है। पैनल के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने लोकसभा में प्रस्ताव पेश किया और इसे मंजूरी मिल गई है। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मनीष अग्रवाल जुड़ चुके हैं। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मनीष जी, संसद में ये हू हल्ला मचाया जा रहा है, नारे लगाए जा रहे हैं कि देश को लूटना बंद करो। क्या वाकई देश को लूटा जा रहा है? और अगर लूटा जा रहा है तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं? मेरा मानना इसमें यह है कि अगर विपक्ष के पास कोई सबूत है तो क्या पहले वो सुप्रीम कोर्ट नहीं गए। भारत में इन्होंने एक ये प्रक्रिया बना दी है कि जब भी कोई सत्र आ रहा होता है उससे पहले ये ऐसे आरोप लगाते हैं और फिर उसके बाद हम आप जैसे टैक्स पेयर की मनी से जो सत्र चलता है उसे बर्बाद करते हैं। अच्छे विषयों पे बातचीत नहीं होने देते, अच्छे विषयों पे वाद विवाद नहीं होने देते, जनता के लिए अच्छे निर्णय नहीं होने देते। अगर इन्हें किसी भी चीज का इशू है, ये संसद में जो मुद्दा उठे, कोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र है, इससे भी जा चुके हैं, वहां से जांच की ऑर्डर भी करा चुके हैं, कुछ नहीं निकला है। और इस बार मुद्दा उठा रहे हैं। इसके लिए जब राहुल गांधी जी से लोकसभा के बाद पत्रकारों ने प्रश्न भी पूछा, अमेरिका से ये क्लैरिफिकेशन आया है कि उस आरोपों में कहीं भी अदानी जी या उनके घर के किसी भी आदमी का नाम नहीं है। ये एक भ्रामक खबर फैलाई जा रही है, लेकिन ये संसद को चलने नहीं देना चाहते और जनता के मूल विषयों को डिस्कशन में नहीं लाना चाहते। मनीष जी, सबसे बड़ी ये रीति बन गई है कि अगर सदन में हंगामा होता है तो सदन को स्थगित कर दिया जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये हंगामा कहाँ तक सही है, क्योंकि इससे कार्यवाही तो हमारी प्रभावित होती ही है और उसे स्थगित कर दिया जाता है। तो ये कहाँ तक ठीक है? आप इसे कहाँ तक उचित समझते हैं कि इस तरह से हंगामा कर दिया जाए? रूबी जी, मेरा सामान्यता मानना ये है कि सरकार के पास, चूंकि वो सत्ता में है, अपनी बात रखने के 10 तरीके हैं, 10 माध्यम है। लेकिन विपक्ष के पास एक ही तरीका होता है, जब सत्र चल रहा हो तो वो अपने विचारों को व्यक्त करे और जनता की भावनाओं को सरकार तक और लोगों तक पहुंचाए। लेकिन जब उन्हें यह मौका मिलता है तो वो सत्र में इसका बिल्कुल भी उपयोग नहीं करते। ये उनकी जिम्मेदारी है। अगर उन्हें विपक्ष में बैठाया गया तो यह उठाएंगे। बाकी जगह वो कहते हैं कि हमें बुलाया नहीं जाता क्योंकि सरकार जो सत्ता में है उसे बुलाया जाएगा। तो फिर उनकी लोगों तक कैसे पहुंचेंगी? जनता को ये कैसे पता चलेगा कि हमारे मुद्दे उठा रहा है या नहीं? जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष जी। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी आपका हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।
चलिए दूसरी बड़ी खबर में बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां आज नए मुख्यमंत्री का ऐलान हो सकता है। इसके लिए महायुति के तीनों दलों के नेताओं की दिल्ली में बैठक होगी। देवेंद्र फडणवीस दिल्ली रवाना हो गए हैं। ये तय माना जा रहा है कि अगला सीएम भाजपा का हो सकता है। इधर मुंबई में फडणवीस के सरकारी आवास के बाहर फडणवीस को महाराष्ट्र का स्थायी मुख्यमंत्री घोषित करने वाले बैनर लगाए गए हैं। ये बैनर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाया है। बैनर में फडणवीस को शपथ लेते दिखाया गया है। इधर ठाणे में कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाजपा का सीएम हमें मंजूर है। मुझे पद की लालसा नहीं है। जब मैं मुख्यमंत्री था तब मोदी जी मेरे साथ खड़े रहे। अब वो जो फैसला लेंगे स्वीकार होगा। शिंदे ने कहा कि मैंने 26 नवंबर को मोदी जी को फोन किया था। हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है। मन में कोई अड़चन ना लाएं। हम सब एनडीए का हिस्सा है। बैठक में जो फैसला लिया जाएगा हमें मंजूर होगा। कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है। हम सरकार बनाने में कोई अड़चन नहीं बनेंगे। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि शिंदे के बयान ने सबकी शंका दूर कर दी है। महायुति में कभी भी मतभेद नहीं रहा। हम मुख्यमंत्री के नाम पर जल्द ही फैसला लेंगे। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक इस खबर पर आलोक सोती जी जुड़ चुके हैं। आलोक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आलोक जी, जिस तरीके से कार्यवाहक सीएम शिंदे ने ये बयान दिया है कि उन्हें कोई लालसा नहीं है मुख्यमंत्री की और उन्हें भाजपा का सीएम मंजूर है, तो उनका ये हृदय परिवर्तन अचानक से ऐसे कैसे सामने आया? नहीं, ये इनका हृदय परिवर्तन कह सकते हैं। आप ये देखिए कि वो एक मैच्योर डावर नेता है। उन्होंने इस बात का उनका एहसास है कि जिस समय वो पार्टी छोड़ के आए थे, जिस तरीका पार्टी विशेषता मोदी जी ने उनका साथ दिया था, उनको जो है इस्टेब्लिश किया गया था, उनको जो है स्थापित करने में बीजेपी का एक बहुत बड़ा हाथ है। और आपने देखा कि जिस तरीके से उनको मुख्यमंत्री बनाए रखा और जिस तरीके से उद्धव ठाकरे जो कि वहां के एक बहुत बड़े नेता और शिवसेना एक बहुत बड़ी सरकार में उस समय स्थिति थी उसकी, उस स्थिति से उनको उभार के लाना और उनको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म देना और उनके पीछे हमेशा साए की तरह खड़े रहना, बीजेपी ने जो काम किया है, ये एक समझदार नेता इसका एहसान जिंदगी भर नहीं लौटा सकता। जिस तरीके का उन्होंने मैच्योर स्टेटमेंट दिया है कि हम एनडीए का घटक हैं, मोदी जी ने मेरा साथ दिया है और मोदी जी का जो भी आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा, तो इस तरीके की जो स्थिति होती है वही थी। अभी उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो जो है केंद्र सरकार के किसी आदेश की अवहेलना कर सके। अभी उनको और स्टेब्लिश होना है। जब तक कि शिवसेना उनके नाम हो गई है, लेकिन अभी भी जो कुछ छोटी मोटी उद्धव ठाकरे साहब के साथ जो लोग हैं वो भी जब तक छूट के इनके पास नहीं आते तब तक नहीं कह सकते। तो उनको मालूम है कि राजनीति एक लंबा खेल होता है। अभी काफी युवा हैं, एक बार मुख्यमंत्री बन सकते हैं, आगे भी उनको चांस मिलेगा मुख्यमंत्री बनने का। इसलिए वो चाय को बहुत फूक फूक के और अपनी एक समझदारी के साथ पी रहे हैं। उम्मीद है कि इतना मैच्योर नेता आगे जाके जो है उनको फिर मौका मिलेगा कभी ना कभी मुख्यमंत्री बनने का। इस बात का उनका एहसास है, इसीलिए वो एनडीए के झंडे के तले आदरणीय जो नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह हैं, उनका आदेशों का वो पालन करने के लिए तत्पर है। आलोक जी, एकनाथ शिंदे ने ये भी कहा है कि जो भी फैसला होगा मंजूर होगा, लेकिन दिल्ली जाना वो पसंद नहीं करेंगे। देखिए, केंद्र में ना जाना और केंद्रीय मंत्री ना बनना, मतलब क्या वजह हो सकती है आलोक जी इसके पीछे? देखिए, उनके एक पुत्र जो है वो सांसद में हैं, वो सांसद हैं और जाहिर सी बात है उनके पुत्र जो है वो दिल्ली आते ही जाते होंगे। ये अपने जो है क्षेत्र की जो है स्टेट की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। वो पॉलिटिक्स में ये हमेशा देखा गया कि अगर जिस क्षेत्र की कर रहे हैं आप, राज्य स्तर की कर रहे हैं, तो आपको राज्य स्तर में ही रहना पड़ेगा। अगर आप केंद्र में चले जाएंगे तो ये जान लीजिए आपकी जड़ें खुदने लगती हैं और लोगों से आपका मिलना जुलना कम हो जाता है, आपकी लिमिटेशंस हो जाती है, जिसकी वजह से जो है आपकी महत्ता कम हो जाती है। इसलिए उनको मालूम है एक बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, आगे भी अवसर आएगा जब उनको मिलेगा। इस समय प्रचंड जीत जो है एनडीए विशेषकर बीजेपी को जो मिली है उसके में आप वो हाथ बटाना चाहते हैं। उन्होंने देखा जो उद्धव ठाकरे साहब ने जो गलती की है वो गलती वो दोबारा नहीं दोहराना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे साहब के जो अनुभव से जो उन्होंने सीख लिया है उसी का वो पालन कर रहे हैं और एक मैच्योर, समझदार और बहुत ही परिपक्व नेता आप कह सकते हैं एकनाथ शिंदे हैं। उनको मालूम है कि किस समय क्या डिसीजन लेना चाहिए। आलोक जी, ये भी हो सकता है कि बीजेपी के नंबर्स ऑफ सीट्स, क्योंकि सीटें ज्यादा आई है, कहीं ये हृदय परिवर्तन की वजह ये तो नहीं है? नहीं, इसको हम हृदय परिवर्तन नहीं कहना चाहेंगे, इसको समझदारी कहना चाहेंगे। क्योंकि अगर इतनी भी सीटें ना आती, इससे भी कम अगर होता तब भी आप देखते कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बनता है। क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा कि उस बार जो है बीजेपी की भी संख्या बल हमें ज्यादा थी, उसके बाद भी
बीजेपी ने जो है उनको एक मुख्यमंत्री का पद दिया, क्योंकि उनको मालूम था उद्धव ठाकरे एक मजबूत नेता हैं, उनसे लड़ने के लिए जो है एक मजबूत उम्मीदवार की जरूरत थी, जिसको एकनाथ शिंदे जो फुलफिल कर सकते थे। तो जितना भी उनको संवैधानिक वैधानिक रूप से उनको शक्ति पहुंचानी थी तो बीजेपी ने पहुंचाई। इस बात का उनको एहसास है। इस एहसास को वो समझते हैं कि आप केंद्र में कितनी शक्ति होती है जब वो जमीन से ऊपर उठा के उनको मुख्यमंत्री बना सकते हैं और देवेंद्र फडणवीस जैसे बड़े नेता को उनने जो है उप मुख्यमंत्री रह सकते हैं। तो अब उनको कोई आपत्ति नहीं है कि अगर इस बार भी उनको उप मुख्यमंत्री का पद मिलेगा तो भी उनके सम्मान में कोई कमी नहीं आएगी। और वैसे भी जो इतना समय मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने जो काम किए हैं, जनता तक पहुंचे, एक मराठा उम्मीदवार भी हैं, तो उनकी प्रतिष्ठा और जो ख्याति है वो कम नहीं होगी, बढ़ती चली जाएगी, चाहे वो मुख्यमंत्री के पद पे हो चाहे उप मुख्यमंत्री पद पे हो। अभी चूंकि उनकी पार्टी नई है, उसको स्टैब्लिश किया जा रहा है, केंद्र की मदद से स्टैब्लिश हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि उनको जो पद दिया जाएगा उसको वो साहस स्वीकार करेंगे। और उनको उम्मीद है कि धीरे धीरे जब पढ़ेंगे, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, तो एक दिन पुनः मुख्यमंत्री बनने का अवसर उनको जरूर मिलेगा। आलोक जी, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस है जो, उनके सरकारी आवास के बाहर ये बैनर लगा दिए गए हैं कि स्थायी मुख्यमंत्री, तो क्या ये मान लिया जाए या ये इस बात का आभास है कि मुख्यमंत्री अगले वही रहने वाले हैं? जी हाँ, देखिए जिस तरीके से वो अभी दिल्ली रवाना हुए हैं, तो जाहिर सी बात है वहां पे जो है केंद्रीय दल की बैठक होगी और जो उनके प्रतिनिधि हैं उनसे उनकी बात होगी, जो भी उसमें हो। कि और इस दौड़ में आप देख रहे हैं कि कोई भी बीजेपी का और कोई उम्मीदवार जो है मुख्यमंत्री की दौड़ में नहीं है। नहीं तो तमाम चैनल्स होते हैं, उनके नाम उठाए जाते हैं, लेकिन यहाँ देवेंद्र फडणवीस का ही नाम है। और बाकी जाए बात पोस्टर लगाने की, वो तो अति उत्साह में जो है, जो उनके समर्थक होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, वो चाहते हैं कि उन्हीं के जो है पार्टी के जो जिनके वो करीबी हैं वो मुख्यमंत्री बने, तो पोस्टर छपवाने में कोई दिक्कत नहीं है। और किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो कितना भी बड़ा नेता, उसके घर के आगे इस तरीके का पोस्टर लगेगा तो जाहिर सी बात नगर पालिका को बुला के हटवाएगा नहीं, उसको भी खुशी होगी कि हाँ उसको उसका भी जो है कहने वो चाहने वाले हैं, जिसका असर दिल्ली में दिखाई दे सकता है। तो दोनों में बिन बिन पोजीशन है, कार्यकर्ताओं में और मन लड्डू फूट रहा होगा देवेंद्र फडणवीस में। तो कोई दौड़ में नहीं है, तो एक बार वो रह चुके हैं, काफी सफल रह चुके हैं, दोबारा वो सरकार बनाने में सफल नहीं हुए थे, जबकि जो है सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी थी। लेकिन इस बार उम्मीद है कि आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि देवेंद्र फडणवीस जो है पूर्णकालीन जो है मुख्यमंत्री बनेंगे और उप मुख्यमंत्री की भूमिका में अब की बार एकनाथ शिंदे जी होंगे। जी आलोक जी, जैसा कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ने कहा कि एनडीए में कहीं कोई मतभेद नहीं है, कहीं अड़चन नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो क्या वाकई आपको लगता है कि कहीं कोई अड़चन और कोई मतभेद नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने आपको भी बताया ना, पुनः अपनी बात को मैं कह रहा हूँ कि एकनाथ शिंदे एक परिपक्व, समझदार और दूरदर्शी नेता है। वो केवल गद्दावर नहीं है, क्योंकि उसकी जो सीटें आई हैं, कुल सीटें जो उनके नेतृत्व में शिवसेना को मिली हैं, उससे कम तो आपके पूरी विपक्ष को मिली है, उसके बराबर भी नहीं पहुंच पाए, उससे ऊपर तो जाना दूर है। तो ऐसे में एक नेता का जिस तरीके से एक सिंपल कार्यकर्ता, स्कूटर आपका ऑटो रिक्शा से होता हुआ इतना संघर्ष करता हुआ एक व्यक्ति ऊपर आया है, तो उसने अपनी को जमीनी से जोड़े हुए रखा है। और जिस तरीके से वो पूरी शिवसेना को में तोड़ करके एक बड़ा सा दल बनाया, उसके बाद वो केंद्र से भी उसको पूरा समर्थन मिला, वो मुख्यमंत्री बने और उन्होंने जितने भी समय किया कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं आया और बहुत सफलतापूर्वक उन्होंने राज्य को चलाया। महाराष्ट्र एक जो है आर्थिक रूप से एक राजधानी कही जा सकती है भारत की, और उसको सफलतापूर्वक वो लाए है। कोई भी उनपे कोई भी आरोप उनपे नहीं लगा, न भ्रष्टाचार का, न भतीजावाद का। तो इस तरीके से वो आप कह सकते हैं कि वो एक परिपक्व और समझदार नेता है। तो जाहिर सी बात है, जो वो कह रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं, वही उनके अंदर भी है। उनको मालूम है कि आज नहीं तो आने वाले समय में जैसे जैसे उनकी प्रतिष्ठा, ख्याति बढ़ेगी, मैच्योरिटी बढ़ेगी और समय उनके फेवर में आएगा, तो पुनः एक बार उनको मुख्यमंत्री बनने का आलोक जी, आपका बस इंतजार तो है सिर्फ मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान का। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा किया गया है। अजमेर सिविल कोर्ट में लगाई गई याचिका को कोर्ट ने सुनने योग्य मानते हुए सुनवाई की अगली तारीख 20 दिसंबर तय कर दी है।
याचिका दायर करने वाले हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने मुख्य रूप से 3 आधार बताए हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि तथ्य साबित करते हैं कि दरगाह की जगह पहले मंदिर था। उन्होंने कहा कि 2 साल की रिसर्च और रिटायर्ड जज हरबिलास शारदा की किताब में दिए गए तथ्यों के आधार पर याचिका दायर की गई है। किताब में इसका जिक्र है कि यहाँ ब्राह्मण दंपति रहते थे और दरगाह स्थल पर बने महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करते थे। इसके अलावा कई अन्य तथ्य हैं जो साबित करते हैं कि दरगाह से पहले यहाँ शिव मंदिर रहा था। बता दें कि इस मामले में कोर्ट ने अल्पसंख्यक मंत्रालय, दरगाह कमेटी और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी ASI को नोटिस जारी कर दिया है कि 20 दिसंबर को उन्हें अपना पक्ष लेकर उपस्थित होना है। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ने वाले हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। तो देखिए खबर आपको बता रहे हैं जहां पर हाईकोर्ट के जज की किताब का हवाला यहां पर दिया गया और कहा गया कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वहां पर पहले महादेव मंदिर हुआ करता था और यहां पर पूजा अर्चना लोग करते थे। इसके अलावा कई अन्य तथ्य हैं जो ये साबित करते हैं कि दरगाह से पहले यहाँ शिव मंदिर रहा था। बता दें कि इस मामले में कोर्ट ने अल्पसंख्यक मंत्रालय, दरगाह कमेटी और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI को नोटिस जारी कर दिया है कि 20 दिसंबर को उन्हें अपना पक्ष लेकर उपस्थित होना है। तो खबर आपको अजमेर से बता रहे हैं, जहां अजमेर की जो दरगाह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, वहां पर ये दावा किया जा रहा है कि वहां पर पहले मंदिर हुआ करता था, शिव मंदिर वहां पर हुआ करता था और ऐसे कई तथ्य वहां पर निकले हैं। महादेव मंदिर में पहले पूजा अर्चना की जाती थी, वहां पर एक ब्राह्मण दंपति भी रहा करते थे। तो बता दें कि याचिकाकर्ता ने यहाँ पर याचिका लगाई है और कहा कि 2 साल की रिसर्च और रिटायर्ड जज हरबिलास शारदा की किताब में दिए गए तथ्यों के आधार पर ये याचिका उन्होंने यहाँ पर लगाई है। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार RK शुक्ला जी जुड़ चुके हैं। RK शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। RK शुक्ला जी, हमारे लिए कोर्ट का जो आदेश होता है वो सर्वमान्य होता है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि 20 दिसंबर तक अपना पक्ष यहाँ पर रखा जाए, अगर नहीं होता है तो सर्वे होगा, और अगर सर्वे हो जाता है तो सर उसके बाद क्या? देखिए, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं जी, और जो कुछ भी हो रहा है वो संविधान के ही दायरे में हो रहा है जी, है ना। एक पक्ष जिस पक्ष ने याचिका लगाई है उसने संविधान के दायरे में जाके याचिका दायर करी है, उसको भी अधिकार है। अब दोनों पक्ष कोर्ट के सामने अपने अपने सबूत प्रस्तुत करेंगे, इसके बाद जो कुछ भी होगा वो सभी को मान्य होगा। जी RK शुक्ला जी, जैसा कि ये कोर्ट ने ये कहा है कि अल्पसंख्यक जो है और ASI है उनको नोटिस जारी कर दिया है कि अगर आप 20 दिसंबर तक यहाँ पर अपना पक्ष नहीं रखते हैं तो सर्वे किया जाएगा। तो देखिए, हम अभी संभल हिंसा की अगर हम बात करें तो संभल में हमने वहां पर देखा, वहां पर भी जामा मस्जिद को लेकर ये बवाल मचा हुआ है। अगर यहाँ पर ऐसा कुछ होता है और सर्वे होता है तो सर क्या उसके बाद ऐसे हालात यहाँ पर भी नजर आ सकते हैं? मैडम, हालात क्या हो सकते हैं और किन लोगों के माध्यम से हो सकते हैं, उनको कैसे रोका जा सकता है, ये तो 20 दिसंबर के बाद क्लियर होगा। कोर्ट का क्या निर्णय होता है, अगर सर्वे पे होता है तो इस प्रकार की परिस्थितियां बनने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। तो देखिए, इसमें किसी एक पक्ष को, क्या हम एक पक्ष को यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये पक्ष इसमें जिम्मेदार है या ये पक्ष इसमें जिम्मेदार है? अगर हम ये चीजें जो हो जाती हैं RK शुक्ला जी, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, दंगा मच जाता है, हम यहाँ पर जिम्मेदार फिर किसको ठहरेंगे? क्योंकि कोर्ट ने तो अपना आदेश बता दिया है और कह दिया है कि 20 दिसंबर तक आप अपना पक्ष रखें, तो यहाँ पर फिर जिम्मेदार कौन होगा? नहीं, मैंने वही बोला कि अभी ये सारी चीजें प्राइमरी लेवल पे हैं, कोई डिसीजन नहीं हुआ है, इसलिए किसी भी समुदाय को, दोनों ही समुदाय के लिए एग्रेसिव होने की आवश्यकता नहीं है। पहले वहां सुनवाई होगी, सब अपने अपने साक्ष्य लेके जाएंगे, उसके बाद कोर्ट का क्या डिसीजन होता है, फिर काम आता है प्रशासन का, प्रशासन के साथ साथ समाज का, क्योंकि समाज की जवाबदारी प्रशासन से कहीं ज्यादा बनती है। क्योंकि ओवरऑल जब प्रशासन के साथ साथ में अगर समाज कंधे से कंधे मिलाकर चलता है तो ऐसी नौबत जो संभल में आई थी उसको रोका जा सकता है, जा सकता है। क्योंकि संभल में प्रशासन मुस्तैद था, लेकिन एक पर्टिकुलर समाज के द्वारा एग्रेसिव तरीके से
उसको एक्टिवेट किया गया, इसलिए ऐसी नौबत बनी। अब राजस्थान में ऐसा ना हो, उसके लिए चाहिए कि दोनों ही समुदाय, दोनों ही समाज और साथ साथ में प्रशासन, तीनों ही बैठ के उस पर एक सामंजस्य तरीके से सामान्य डिसीजन पे पहुंचने का प्रयास करें। ठीक है। अगर जैसे कि आपने बताया कि दोनों को एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं, लेकिन बताया यहाँ पर यह भी गया है कि पहले यहाँ पर एक ब्राह्मण दंपति रहते थे, पूजा अर्चना करते थे, और यहाँ पर कुछ तथ्य भी निकले हैं, तो ये दावा वाकई यहाँ पर सच दिखाई दे रहा है? भाई निश्चित ही रूप से अगर आप उसको इस एंगल से देखे जाएं तो जितने भी एक समुदाय विशेष ने जहां जहां उनके धार्मिक स्थान बनाए गए हैं वो कभी न कभी सनातन धर्म से संबंधित रहे हैं। ठीक है, ठीक है आर.के. शुक्ला जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। चलिए चौथी और आखिरी बड़ी खबर में बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां राजधानी भोपाल में दुनिया के सबसे बड़े आलमी तबलीगी इज्तिमा का आयोजन हर साल किया जाता है। इस बार 4 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार 10 से 12 लाख लोग भोपाल की ईटखेड़ी आएंगे, वहीं 30,000 से ज्यादा जमातें देश विदेश से यहां शिरकत करेंगी। इस बार कमेटी ने ग्रीन और क्लीन थीम में इसका आयोजन किया है। यहाँ सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगी। 29 नवंबर से 2 दिसंबर तक चलने वाले इज्तिमा के लिए सभी पुख्ता तैयारियां हो चुकी हैं। इज्तिमा में जमातों और लोगों की एंट्री के लिए 4 गेट बने हैं और यहीं से निकासी भी होगी। चारों ही प्रवेश द्वार पर इस्तकबाल यानी वेलकम टीम मौजूद रहेगी जो आने वालों की रजिस्ट्रेशन करेगी। बता दें कि इज्तिमा का आयोजन 600 एकड़ जमीन पर किया जाएगा। इज्तिमा स्थल पर इमरजेंसी मेडिकल सेवा के लिए 40 कैंप शिविर बनाए गए हैं। यहाँ 10 एम्बुलेंस और 2 बाइक एम्बुलेंस लगाई गई हैं। एम्बुलेंस में आने के लिए 4 इमरजेंसी कॉरिडोर भी बनाए गए हैं। पार्किंग स्थल पर 120 एकड़ में 4 बड़े और 80 छोटे फूड जोन भी बनाए गए हैं। यहाँ एक साथ 40,000 लोग खाना खा सकेंगे। कुल 2 लाख लोगों के लिए रोज खाने की व्यवस्था की जाएगी, जबकि इज्तिमा स्थल पर एक समय में 5 लाख से ज्यादा लोग बैठकर तकरीर सुन सकेंगे। आयोजन स्थल पर 2,20,000 लोगों के सोने की व्यवस्था भी की गई है। तो ये थी 4 बजे की 4 बड़ी खबर, जहां हमने आपको दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की खबरों से रूबरू और महाराष्ट्र की खबरों से रूबरू कराया। कल फिर हाजिर होंगे 4 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।